कमला देवी के घर में आज बहुत चहल पहल थी। घर में कोई मेहमान आ रहा था, कोई मिठाई के डिब्बे लेकर आ रहा था और कमला देवी बार बार अपनी बहू नताशा को आवाज लगा रही थी। नताशा बेटा, जरा ये मिठाई के डिब्बे अंदर रखवा दो, मेहमान आने वाले हैं। मम्मी जी आप रखवा दीजिए ना, मुझे भी पार्लर जाना है, शाम की पार्टी के लिए तैयार भी होना है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नताशा अपना पर्स उठाकर निकलने लगी, तभी उसकी नजर सामने रखे एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, साधारण सी सलवार कुर्ती, चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान। और नताशा ने उस तस्वीर को देखते ही नाक सिकोड़ ली। मम्मी जी ये फोटो अभी तक रखा हुआ है आपके पास? हाँ बेटा, ये मीरा की तस्वीर है, तुमने देखा था ना उसे? हाँ, वही लड़की ना जिसका रिश्ता पहले राजीव के लिए आया था। हाँ, अच्छा वो आपने रिश्ता नहीं किया उससे? नताशा ऐसा क्यों कह रही हो, लड़की तो बहुत अच्छी थी। अच्छी होना अलग बात है मम्मी जी, लेकिन शादी सिर्फ स्वभाव से तो नहीं चलती ना, परिवार का स्टैंडर्ड भी देखना पड़ता है। कमला देवी उस वक्त कुछ नहीं बोली, लेकिन उस फोटो को देखकर उन्हें 2 साल पुरानी बात याद आ गई, जब कमला देवी ने मीरा को पहली बार देखा था। 2 साल पहले महेश जी और कमला देवी अपने बड़े बेटे राजीव की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। कई रिश्ते आए, लेकिन मीरा का रिश्ता उन्हें सबसे अच्छा लगा। मीरा बहुत साधारण परिवार से थी। उसके पिता की छोटी सी दुकान थी, माँ घर संभालती थी। मीरा खुद भी बहुत ज्यादा दिखावे वाली लड़की नहीं थी। पहली मुलाकात में ही उसने कमला देवी के पैर छुए और चुपचाप उनके पास बैठ गई। बेटा, तुम्हें घर का काम आता है? जी आंटी जी, जितना मेरी माँ ने सिखाया उतना तो आता है, लेकिन शादी के बाद आपसे भी सीख लूंगी। कमला देवी को उसकी बात बहुत पसंद आई। राजीव भी मीरा को पसंद कर चुका था। महेश जी ने भी कहा कि लड़की बहुत संस्कारी है। रिश्ता लगभग तय हो गया था, लेकिन उसी सप्ताह एक और रिश्ता आया। लड़की का नाम था नताशा। उसका परिवार शहर के बड़े बिजनेस परिवारों में से एक था। नताशा खुद भी पढ़ी लिखी और सफल थी। उसके पिता ने पहली ही मुलाकात में बता दिया कि उनके पास शहर में कई प्रॉपर्टीज हैं, अपना कारोबार है और नताशा भी अपना काम संभालती है। महेश जी और कमला देवी दोनों को अचानक लगा ये रिश्ता ज्यादा अच्छा है। राजीव, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम नताशा का रिश्ता भी देख लें। लेकिन माँ, मीरा तो आपको पसंद है, हम उससे बात पक्की कर चुके हैं ना। पसंद तो है बेटा, लेकिन नताशा का परिवार भी बहुत अच्छा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। भविष्य में वो तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन हम मीरा के परिवार को हाँ कह चुके हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मीरा लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए राजीव। ठीक है, फिर आप दोनों को जैसा सही लगे। उसे समझ में आ गया, बात लड़की की पसंद से ज्यादा पैसे की तरफ जा चुकी थी। अगले दिन मीरा के घर फोन किया गया। कमला देवी खुद बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उन्होंने बस इतना कहा, बहन जी, राजीव अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है और हम भी उसके लिए और रिश्ते देख रहे हैं। आप मीरा को हमारी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले तक तो सब कुछ ठीक था बहन जी। अब आजकल के बच्चों की सोच कौन ही बदल सकता है, आप समझ सकती हैं। मीरा की माँ समझ गई कुछ बदल गया है। मीरा को इस बात का बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो समझदार थी। उसने कमला देवी के परिवार से रिश्ता तोड़ने पर कुछ नहीं कहा। माँ कोई बात नहीं, अगर उन्हें कोई और लड़की पसंद है तो हमें भी उनका फैसला मान लेना चाहिए। उसने एक बार भी किसी को बुरा नहीं कहा। कुछ ही दिनों में राजीव और नताशा की शादी तय हो गई और नताशा के आने के बाद घर का माहौल भी बदल गया। महंगे कपड़े, महंगे गिफ्ट, बड़ी बड़ी पार्टियां, नई कार, हर चीज में नताशा को अपने मायके का रुतबा दिखाना पसंद था। मम्मी जी, वो मीरा वाली लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, उसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा। वैसे अच्छा ही हुआ, हमारे परिवार में तो वो लड़की थोड़ी साधारण लगती, ना कोई स्टेटस है उसका, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सा खानदान। पता नहीं आपको वो लड़की कैसे पसंद आ गई थी। ये तो आप सब लकी हैं कि मैं मिल गई आप लोगों को, नहीं तो पता नहीं उस गरीब लड़की के साथ आप क्या ही करते। कमला देवी ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की को आज ये परिवार गरीब और साधारण समझकर छोड़ रहा था, उस वक्त उस लड़की के लिए एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा चुकी थी। 2 साल बाद एक सुबह कमला देवी के घर के दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। नताशा बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा एक शानदार कार से एक लड़की उतरी, साथ में एक आदमी था। लड़की ने महंगा नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत और सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे। हाथ में ज्यादा गहने नहीं थे, चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आज उसके अंदाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। नताशा ने नीचे देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये मीरा, ये तो वही लड़की है। प्रणाम ताई जी। मीरा बेटा, तुम यहाँ? जी, मैं अपनी ही घर आई हूँ ताई जी।
क्या मतलब? तभी मीरा के साथ खड़े आदमी ने आगे बढ़कर महेश जी के पैर छुए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि महेश के छोटे भाई का बेटा था, जिससे मीरा की शादी हुई थी। चाचा जी प्रणाम। अरे सुमित, तुम दोनों कब आए? कमला देवी ने सुमित और मीरा को देखा, फिर उनकी आंखें बड़ी हो गई जब उन्होंने मीरा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा, लेकिन उन्हें बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। रुको, कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? जी चाची जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए। मैंने और मीरा ने बस सादगी में ही शादी कर ली थी, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए यहाँ। नताशा ऊपर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर अचानक वही पुराना घमंड लौट आया। वो सीढ़ियों से नीचे आई और मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अरे वाह मीरा जी, तो आखिरकार आपको हमारे ही परिवार में जगह मिल गई। जी, शायद किस्मत में यही लिखा था। हाँ, बस फर्क इतना है कि 2 साल पहले आप इस घर की बड़ी बहू बनने वाली थी और आज मेरी देवरानी बनकर आई हैं। मीरा चुप रही, लेकिन नताशा यहाँ नहीं रुकी। उसे तो बस मौका मिल गया था मीरा को अपना रुतबा और हैसियत दिखाने का। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो आज भी याद है जब आपका रिश्ता राजीव से हुआ था, लेकिन फिर हमने सोचा था कि हमारे परिवार का स्टैंडर्ड भी तो देखना चाहिए। नताशा, पुरानी बातों को छोड़ो बेटा। अरे मम्मी जी, मैं तो बस मीरा जी को बता रही हूँ कि उस वक्त क्या हुआ था। आखिर इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। मुझे किसी स्टैंडर्ड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं बस चाहती हूँ कि परिवार में सब खुश रहें। सुमित और मेरा पहली बार यहाँ आए हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। नताशा, जाओ। अरे स्वागत तो ऐसा करेंगे कि मीरा यानी हमारी देवरानी जी भूल नहीं पाएंगी जिंदगी भर। नहीं ताई जी, बस अब हम चलते हैं, बाद में आएंगे। और हम कौन सा दूर है, यही दूसरा घर ही तो हमारा है। मीरा की शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे और घर में सब धीरे धीरे उसके साथ घुलने मिलने लगे थे। सुमित तो पहले से ही अपने चाचा चाची के घर आता जाता था, इसलिए उसके लिए तो ये घर अपना ही था। लेकिन नताशा, वो मीरा को अब भी उसी नजर से देख रही थी जिस नजर से 2 साल पहले देखती थी। मीरा, तुम्हें तो पता ही है ना, आज शाम हमें एक बड़ी पार्टी में जाना है। जी दीदी, पता है। वहां शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो तुम भी ना थोड़ा अच्छे से तैयार होना। आखिर अब तुम हमारे परिवार की बहू हो भाई। जी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे तुम्हें शॉपिंग करनी हो तो बता दो, मैं तुम्हें अच्छे से स्टोर्स बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारी ड्रेस को देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कपड़े खरीदने का कोई ढंग है। भाभी आप। सुमित उसी वक्त नताशा को जवाब देना चाहता था, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और सुमित को कुछ भी ना कहने का इशारा किया। जी, जरूरत होगी तो पूछ लूंगी आपसे दीदी। नताशा मन ही मन मुस्कुरा दी। उसे लगा इसे अभी भी पता नहीं कि बड़े परिवार में रहने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। पर नताशा को क्या पता था कि जिस लड़की को वो शॉपिंग करवाने की सलाह दे रही थी, वो पिछले 2 सालों में कई ऐसी चीजें खरीद चुकी थी जिनकी कीमत नताशा की कल्पना से भी बाहर थी। अगर तुम कहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ, वो नताशा भाभी से और कमला ताई जी से बात करेंगी। और तुम्हें लगता है ये सही होगा? नई नई बहू ने आकर जुड़े हुए रिश्तों को अलग कर दिया, यही कहेंगे ना सब लोग। अरे लेकिन नताशा भाभी तुम्हें सुनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रही। तो अगर हम भी उनकी तरह बन गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा फिर? ठीक है, फिर जैसा तुम्हें सही लगे। दोपहर को मीरा तैयार होकर नीचे आई। नताशा ने उसे देखा और फिर से मुस्कुरा दी, जैसे वो मीरा के ऊपर हंस रही हो, और फिर उसने अपनी कड़वी जुबान से कुछ कहा। अरे मीरा, तुम तो इतनी सिंपल तैयार हो गई, वहां सब लोग डिजाइनर कपड़े पहनकर आएंगे। जी, पर मुझे ये ड्रेस पसंद है दीदी। पसंद की बात नहीं है, स्टेटस की बात है। तुम्हें अपना नहीं लेकिन हमारा तो ख्याल रखना चाहिए। चाची जी तुमसे कुछ कहती नहीं है क्या? वो मीरा, चले? जी चलिए। दोनों बाहर निकल गए। नताशा ने जाते हुए उनकी कार देखी और एक पल के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसके जैसा स्टेटस इस घर में किसी का नहीं है। ये कार तो काफी महंगी लग रही थी जिसमें दोनों गए अभी। शायद सुमित ने ली होगी। हाँ हो सकता है, और कौन ही लेगा, इस मीरा के पास तो इतने पैसे होंगे नहीं। हाँ, लेकिन सुमित ने इतनी महंगी कार ली है, ये बात भी कुछ अजीब है। उसे कुछ ही साल पहले तो अपना बिजनेस सेट किया है। इस परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं है। पापा और चाचा जी के पास अच्छा पैसा है पहले से ही। हाँ हो सकता है। चलो हम भी चलते हैं, लेट हो रहा है। चलिए। नताशा पूरी पार्टी में मीरा को नीचे दिखाती रही। कई मेहमानों के सामने उसे ऐसा भी फील करवाया जैसे वो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं। लेकिन मीरा ने उसे उस वक्त भी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी खुशी को एंजॉय करने में लगी थी। लेकिन अगली सुबह जब मीरा अपने काम से कहीं जा रही थी, तब नताशा ने उसे फिर रोका। आज कहाँ जा रही हो? अपने काम से जा रही थी।
काम मतलब सब्जी लेने जा रही हो क्या? अरे यार, नौकर लाते हैं सब्जी, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। बस थोड़ा बिजनेस का काम है, वहीं जा रही हूँ। अरे वाह, तो आप बिजनेस भी करती हैं? 1 मिनट, पापड़ बनाती होगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो अचार भी अच्छा आता है ना बनाने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं... चलो अच्छा है, घर बैठे बैठे टाइम पास हो जाता होगा। जी। मीरा ने उस वक्त भी नताशा को जवाब देना लाजमी नहीं समझा, लेकिन नताशा को क्या पता था कि किस बिजनेस के बारे में मीरा बात कर रही है। वो बिजनेस कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक बड़ा शोरूम, सामने बड़े बड़े ग्लास डोर्स, अंदर दर्जनों कपड़ों के रैक्स और कर्मचारियों की एक अकेली मालकिन थी मीरा। लेकिन नताशा को तो अपने घमंड के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना कुछ सूझ रहा था। मीरा का बिजनेस अब सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं था, वो एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन मीरा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसने कभी किसी के सामने ये नहीं कहा, देखो मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। उसकी कार, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बुटीक, उसका काम, सब बिना शोर किए उसकी सफलता की कहानी बता रहे थे। सुमित्रा, आज सबको शादी में जाना, याद है ना? हाँ भाभी, मैंने मीरा को भी कह दिया है, वो भी तैयार हो जाएगी। मम्मी जी, ये लहंगा मैंने खास मुंबई से मंगवाया है। देखिए, ये मुंबई के बड़े डिजाइनर ने बनाया है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है बेटा। बहुत सुंदर लग रही हो नताशा बहू। मीरा, तुमने क्या लिया? हाँ, तुम्हें पता है ना आज कितनी बड़ी शादी है, कितने बड़े बड़े लोग आने वाले वहां। मैंने कुछ खास नहीं लिया वैसे। अरे तुम भी ना अब इस परिवार की बहू हो, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना सीखो। चाची जी, आप कुछ सिखाइए ना इसे। मीरा तो कुछ भी पहने अच्छी ही लगती है। ये तो पहनती भी कुछ भी है। दोनों सास बहू एक जैसी हैं बिल्कुल। शाम को सभी तैयार होकर निकलने लगे। नताशा अपने डिजाइनर लहंगे में और मीरा एक बहुत ही एलिगेंट लेकिन साधारण दिखने वाली साड़ी में। नताशा ने उसे देखा और मन ही मन खुश हो गई। आज तो सबके सामने पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा है। लेकिन शादी में पहुंचते ही अचानक एक महिला मीरा को देखकर उसके पास आई। अरे मीरा जी, आप यहाँ? जी नमस्ते। आपका नया कलेक्शन मैंने कल ही खरीदा है, सबको बहुत पसंद आया। आपका कलेक्शन? जी, आप इन्हें नहीं जानती? ये तो शहर के सबसे अच्छे बुटीक की ऑनर है। कौन से बुटीक की? अरे मीरा क्रिएशंस की। आपने नाम नहीं सुना? आपके घर में खुद डिजाइनर रहता है और आपको पता ही नहीं है। बताओ। नताशा के हाथ से उसका क्लच लगभग छूट गया। उसी समय एक और महिला आ गई। मीरा जी, आपने जो नया कलेक्शन लॉन्च किया है ना, वो तो पूरा शहर खरीद रहा है। अरे नहीं नहीं, बस लोगों को पसंद आ गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। आप सबकी वजह से ही आज मीरा क्रिएशंस इतना आगे बढ़ पाया है। आपकी खासियत भी यही है, आपका इतना बड़ा काम है लेकिन आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मेरे माता पिता के संस्कार हैं और कुछ नहीं। नताशा अब मीरा को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार उसे देख रही हो। 2 साल पहले नताशा ने कहा था, हमारे परिवार का स्टैंडर्ड तुम्हारे बस का नहीं, और आज उसी परिवार की पार्टी में लोग मीरा से मिलने के लिए खुद उसके पास आ रहे थे। लेकिन कहानी में असली धमाका अभी बाकी था, क्योंकि नताशा को अभी सिर्फ मीरा के बुटीक के बारे में पता चला था। उसे ये नहीं पता था जिस प्रॉपर्टी में मीरा का बुटीक चल रहा था वो भी मीरा की अपनी थी, और अगले ही दिन नताशा को इसका ऐसा सबूत मिलने वाला था। हाँ तो क्या हुआ, होगा उसका छोटा मोटा सा बुटीक, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सिलाई तो करती है और क्या। लेकिन इस मीरा ने कुछ बताया भी नहीं, बड़ी छुपी रुस्तम निकली ये चालाक लोमड़ी कहीं की। सुबह सुबह नताशा अपने कमरे में बैठी कल वाली शादी के बारे में सोच रही थी। कल पहली बार उसे मीरा को देखकर अजीब सा महसूस हुआ था। जिस मीरा को वो 2 साल पहले गरीब समझती थी, जिसने उसे खुद कहा था कि हमारे परिवार का स्टैंडर्ड उसके बस का नहीं, आज उसी मीरा का नाम लोग इतने सम्मान से ले रहे थे। नताशा अभी इस सोच में थी, तभी राजीव कमरे में आया। नताशा, आज मीरा के बुटीक जाना है क्या? तुम्हें कैसे पता मैं उसके बुटीक के बारे में सोच रही हूँ? कल शादी में सब लोग उसी की तारीफ कर रहे थे तो मैंने सोचा तुम भी देखना चाहोगी। हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्या खास है उस बुटीक में। एक छोटे से बुटीक को लेकर लोग पागल हुए जा रहे हैं। नताशा के मुंह से तो निकल गया था कि वो बुटीक देखने जा रही है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था, देखती हूँ आखिर कितनी बड़ी बिजनेस वुमन बन गई है ये मीरा। ये वही छोटा मोटा काम है जिसके लिए ये रोज घर से निकलती है। मैम, आज प्रॉपर्टी वाले डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, आपकी सिग्नेचर चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? इस बिल्डिंग की। मतलब? ये पूरा शोरूम जिस बिल्डिंग में है ना दीदी, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मीरा, तुमने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? लगभग 1 साल पहले। लेकिन इतने पैसे
बुटीक से जो कमाया उससे खर्च करने के बजाय मैंने धीरे धीरे इन्वेस्ट किया। फिर मौका मिला तो ये प्रॉपर्टी खरीद ली। जिस लड़की के परिवार को नताशा ने कभी गरीब कहकर ठुकराया था, वो लड़की आज खुद प्रॉपर्टी खरीद रही थी। और यही नहीं, जिस कार को उसने कुछ दिन पहले देखकर सोचा था कि शायद सुमित ने खरीदी होगी, आज उसे पता चला वो भी मीरा की थी। वक्त भी अजीब है ना, जिसे आप छोटा समझकर कभी अपनाने से इनकार कर देते हैं, वो एक दिन इतना बड़ा बन जाता है कि आप उसे देख भी नहीं पाते। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता आपके लिए शोर मचा दे। आप कुछ समझे या नहीं? सुबह के 9:30 बजे हैं। सरोजी ने सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन रीना अभी भी बिस्तर पे सो रही है। रीना, अरे रीना, कब तक सोती रहोगी? देख घड़ी में कितने बजे हैं। सूरज सिर पर चढ़ गया है और एक तू है कि अभी तक रजाई से बाहर तक नहीं निकली। मम्मी, बस 5 मिनट और सोने दो ना। तेरे ये 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। रोज यही सुनती हूँ मैं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। एक दिन देखना यही 5 मिनट तुझे बहुत भारी पड़ेंगे। अरे बहू, रहने दे, इसे क्यों समझा रही है? जब सास के घर जाएगी ना, तब इसकी नींद अपने आप खुल जाएगी। दादी, आप लोग सुबह होते ही मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि तू हमें मौका देती है, कोई काम समय पर करती ही नहीं। बेटी, मजाक अपनी जगह है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ससुराल में कोई तेरे नखरे नहीं उठाएगा। और एक बात गांठ बांध ले, आलसी बहू को कोई पसंद नहीं करता। बचपन से लेकर अब तक रीना लगभग हर रोज अपनी माँ की, कभी दादी की, कभी चाची की, तो कभी बुआ के मुंह से यही बात सुनती थी। आखिरकार वो बिस्तर से उठती है और हॉल में जाकर बैठती है कि तभी, रीना इधर आ, 2 रोटियां बेल ले। मम्मी, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? खाना खाने का मन है, लेकिन बनाने का मन नहीं है। बिल्कुल। हे भगवान, ये लड़की ससुराल में क्या करेगी? बेटी, रोटी बनाना सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी के बाद सीख लूंगी। और तेरी सास बोलेगी, बहू जी पहले कोर्स करके आई हैं, फिर रसोई में घुसी हैं। दादी, आप भी ना। हम हंस रहे हैं, लेकिन बात सच है, लड़की को अपने काम आने चाहिए। हाँ बेटा, आलसी बहू को कोई पसंद नहीं करता। रीना के घर में हर रोज का यही था। फाइनली कुछ दिनों बाद रीना का रिश्ता तय हो ही जाता है। रीना बेटा, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? लड़के वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया है। सच? हाँ, अब तू किसी और की जिम्मेदारी बनने वाली है। दादी, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। बस तू वहां जाकर सुबह 10 बजे तक मत सो जाना। दादी की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। रीना अपने कमरे में जाकर फोन पर अपनी सहेली को ये खुशखबरी देती है। अरे वाह, अब तो तू दुल्हन बनने वाली है। हाँ, थोड़ा डर भी लग रहा है। डरने की क्या बात है? पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे। एक काम करना। क्या? पहले दिन से सबका दिल जीत लेना, जल्दी उठना, सबकी मदद करना, सबका ख्याल रखना। हाँ, यही सही है। रीना के मन में रचना की बात बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद रीना की शादी का दिन आ जाता है और उसकी शादी वाले दिन, रीना आज आखिरी दिन है आराम का। क्यों? क्योंकि कल से ससुराल में जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई 10 बजे तक सोने नहीं देगा। आप लोगों को मेरी नींद से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि तू सोने में रिकॉर्ड बना सकती है। रीना की दादी, पड़ोसन सभी उसको सीख दे रहे थे। तभी उसकी सहेलियां उसके पास आती है। बहुत सुंदर लग रही है। सच? और सुन, शादी के बाद सबका दिल जीत लेना। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, पूरी मेहनत करना। मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फाइनली फेरों का समय आ जाता है और रीमा की शादी रोहित से हो जाती है। अब विदाई का समय है। घर में ही हर किसी की आंखें नम है। बेटी, आज तू इस घर से जा रही है तो लग रहा है जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे दूर जा रहा है। मम्मी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हर लड़की को एक दिन जाना पड़ता है बेटा। अब वही तेरा घर है। जी मम्मी। सास ससुर का सम्मान करना, पति का साथ देना, परिवार को अपना परिवार समझना। जी। और एक बात हमेशा याद रखना। क्या मम्मी? आलसी बहू को कोई पसंद नहीं करता। कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना, चाहे कितनी भी मेहनत करनी ना पड़ जाए। मैं वादा करती हूँ मम्मी, कोई शिकायत नहीं करेगा। खुश रह बेटी। शादी के बाद रीना अपने ससुराल पहुंचती है। रीना की सास उसका गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। आओ बहू, शुभ कदम रखो। आओ बेटी,
तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। भाभी, अब आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली हो। और मेरी भी। अरे हाँ हाँ, बहू को अंदर तो आने दो, आओ बहू। कमला जी की बात सुनकर सब हंसते हैं। रीना अपने ससुराल में आती है और अगली सुबह घर में कोई नहीं जागा है, लेकिन रीना सुबह 4 बजे उठ चुकी है। मुझे सबका दिल जीतना है, कोई ये ना कह दे कि मैं आलसी हूँ। वो तुलसी में जल चढ़ाती है, पूजा करती है, चाय बनाती है। तभी सुबह 6 बजे कमला जी जाग कर बाहर आती है और रीना को देखकर, अरे बहू, तू इतनी सुबह उठ गई? जी मम्मी जी, अब मैंने सोचा सबके उठने से पहले काम कर लूं। लेकिन बेटा, इतनी भी क्या जल्दी थी? अब ये घर भी तो मेरा है ना मम्मी जी। बेटा, ये घर तेरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू सुबह 4 बजे उठकर अकेले पूरा घर संभालने लग जाए। अभी नई नई शादी हुई है, आराम भी कर लिया कर। नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छा लगता है और फिर अगर मैं सबका ध्यान रखूंगी तो सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो जरूर, लेकिन हम लोग कोई राजा महाराजा तो नहीं है ना, जो बहू को नौकरानी बना कर रखे। मम्मी जी तो ऐसे कह रही हैं, लेकिन पता नहीं दिल में क्या सोचती होंगी। मुझे कोई मौका नहीं देना है। कमला, बहू ने तो आज हमारी छुट्टी कर दी। इतनी अच्छी चाय तो तूने भी कभी नहीं बनाई। जी हाँ, शादी के 25 साल बाद आज आपको मेरी चाय में कमी दिखाई दे रही है? कमला जी की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। नाश्ते के बाद कमला जी झाड़ू उठाती है, तभी रीना दौड़कर उनके पास पहुंच जाती है। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा, रोज का काम है। नहीं, अब ये काम मैं करूंगी। बहू रहने दे, मैं कर लूंगी। तेरी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, अब आप आराम करिए, मैं हूं ना। अच्छा, जैसा तेरी मर्जी। कमला जी झाड़ू छोड़ देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि बहू जरूरत से ज्यादा उत्साहित है। रीना जल्दी जल्दी पूरे घर का झाड़ू लगा देती है। कुछ देर बाद, बहू, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। नहीं मम्मी जी, वो भी मैं करूंगी। झाड़ू भी तूने कर लिया, पोछा भी तू करेगी, कपड़े भी तू ही धोएगी। जी। अच्छा, तो हम सब क्या करेंगे? आप लोग आराम करेंगे। कमला, मुझे तो ये सब बहुत पसंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी बहू एक ही दिन में सारे नंबर बटोर लेगी और अपनी सास की लाडली बन जाएगी। हाँ हाँ, आपको तो हर बार यही लगता है। शांत रहिए आप। कांताबाई एक दिन की छुट्टी लेकर गई थी, जैसे ही वो आ जाएगी बहू का भूत भी उतर जाएगा। तभी घर की पुरानी काम वाली कांताबाई आ जाती है। राम राम मालकिन। राम राम बाबूजी। आओ कांताबाई, अभी अभी मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। अरे वाह, नई बहू तो बड़ी सुंदर है। नमस्ते बहू जी, अब आप आ गई हो तो मालकिन की आधी टेंशन तो खत्म हो जाएगी। आधी नहीं, पूरी खत्म हो जाएगी। मतलब? मतलब ये कि आज से आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या? अरे बहू, मम्मी जी घर का सारा काम मैं करूंगी। बहू जी, ये डायलॉग मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। बहू जी, नया नया जोश है। शादी के बाद हर लड़की यही सोचती है कि वो पूरा घर अकेले संभाल लेगी, लेकिन मैं सच में संभाल लूंगी। अच्छा, तो सुन लो, अगर 1 महीने के अंदर मुझे वापस ना बुला लिया ना, तो मेरा नाम भी कांताबाई नहीं। वाह कांताबाई जी, कांताबाई जी ने तो चैलेंज दे दिया। अब तो मुकाबला दिलचस्प होगा। ठीक है कांताबाई, देखते हैं कौन जीतता है। अब रीना पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने लगती है और अगले दिन, भाभी, मेरा कॉलेज का असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। दिखाओ मुझे। आप कर दोगी? क्यों नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। देखा, मैं भी देखती हूँ कि अब मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद कैसे नहीं करते। मैं आलस करूंगी ही नहीं। रीना जोश जोश में दौड़ भाग कर लगातार घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन सुबह सुबह रीना का देवर अमन कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा होता है और, मम्मी, मेरी शर्ट प्रेस नहीं हुई। खुद कर ले बेटा। देवर जी, लाइए दीजिए, मैं कर देती हूँ। भाभी, आप तो सुपर वुमन निकली। वैसे एक बात बताऊं, क्या? अगर आप ऐसे ही करती रही ना तो हम सब निकम्मे हो जाएंगे। वो तो तू अभी भी है। पूजा की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे किसी को कोई काम करने ही नहीं देती। एक दिन दोपहर में अचानक महेश जी को खांसी आने लगती है। बाबूजी, आपको फिर खांसी आ रही है? हाँ बेटा, आज तो बस बाजार से दवाई लेने जा रहा था। आप कहीं नहीं जाएंगे? क्यों? धूप बहुत है बाहर, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ।
बहू मैं बूढ़ा हूँ, अपाहिज नहीं। लेकिन अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। कमला, हमारी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं। अब रीना सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक काम करने लगी है, जिसकी वजह से वो ना अपने पति पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही खुद पर। एक दिन रात को अपने पति के साथ वो अपने कमरे में बैठी थी। रीना, जरा बैठो ना। अभी नहीं। 5 मिनट। सच में समय नहीं है। तुम्हारे पास पूरे घर के लिए समय है, लेकिन अपने पति के लिए नहीं। शादी को 15 दिन हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं, घर का कोई मेहमान हूँ। ऐसा मत कहो। तो फिर अपने लिए भी थोड़ा समय निकालो। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे सबका दिल जीतना है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। जिस जोश के साथ रीना ने शुरुआत की थी, अब वही जोश उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम करना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, अब उसके शरीर और दिमाग दोनों पर असर दिखने लगा था। एक सुबह, अरे बाप रे, आज तो 6 बज गए हैं। अरे क्या हो गया रीना बेटा, इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं मम्मी जी, आज 6 बज गए और अभी नाश्ता भी बनाना है, बाबूजी की दवाई भी लानी है, पूजा की फाइल भी पूरी करनी है, बहुत सारा काम है करने को। अरे तो ये सारे काम तो घर में पहले भी होते थे, लेकिन तुमको ही सारा काम खुद करना होता है ना। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। कमला जी रीना की बात सुनकर सिर पकड़ लेती है और रसोई से बाहर चली जाती है। उनकी जाने के बाद, हे भगवान, इतना सारा काम, आज तो लगता है मेरी बैंड बज जाएगी। रीना खुद से बड़बड़ा रही होती है, तभी उसकी ननद पूजा रसोई में आती है। भाभी, आप सुबह सुबह खुद से बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं पूजा, बस काम याद कर रही हूँ। आप भी ना, जैसे पूरी दुनिया का बोझ अपने ही सिर पर उठा रखा है। शायद उठा ही रखा है। घर का सारा काम निपटाते दोपहर हो जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी, है बहू, पहले खाना खा ले। अभी नहीं मम्मी जी, सुबह से ही यही सुन रही हूँ, पहले चाय नहीं पी, फिर नाश्ता नहीं किया, अब खाना भी नहीं खा रही है। अभी समय नहीं है। बेटा, काम बाद में हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा? अरे हम सब है ना। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगी? आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। रीना फिर से खाना छोड़कर काम में लग जाती है और शाम के समय रोहित घर आता है कि तभी, रीना, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। यही तो समस्या है, मैं जब भी तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम किसी न किसी काम में लगी रहती हो। तो क्या करूं? मैं ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, लेकिन इतना भी मत करो कि अपने रिश्ते भूल जाओ। अरे ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, शादी को 1 महीना हो गया है, हमने साथ में बैठकर ढंग से चाय तक नहीं पी। हाँ ठीक है, मैं अब से तुम्हें समय देने की कोशिश करूंगी। यही तुम पिछले 20 दिनों से बोल रही हो। अब से पक्का करूंगी। चलो मुझे खाना बनाने जाना है। रीना फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अगली सुबह लगातार काम और कमजोरी की वजह से रीना को चक्कर आने लगते हैं। अरे भाभी, भाभी को संभालो। बहू, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर। बस आज के बाद तू कोई काम नहीं करेगी। नहीं मम्मी जी, अभी तो बहुत काम बाकी है, दुनिया का सारा काम आज ही खत्म नहीं हो जाएगा। रीना की सास उसे डांट कर कमरे में भेज देती है। उस रात सबके सो जाने के बाद रीना चुपचाप अपनी माँ को फोन करती है। रीना, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? मम्मी। क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात 11 बजे सोती हूँ, पूरे दिन भागती रहती हूँ। किसी को पानी चाहिए तो किसी को चाय चाहिए, किसी का भी काम हो तो मैं। अच्छा बेटा, लेकिन वो तेरा ससुराल है ना, ससुराल में तो ये सब काम करना ही पड़ता है। मम्मी मुझे लगता है मैं इंसान नहीं हूँ, मशीन बन गई हूँ। बेटा सब सही हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे लगता है मैं टूट रही हूँ। लेकिन तू इतना सब क्यों कर रही है? क्योंकि बचपन से आपने और दादी ने यही कहा था ना कि आलसी बहू को कोई पसंद नहीं करता। कमरे के बाहर खड़ी कमला सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये बच्ची तो डर की वजह से खुद को खत्म कर रही है। कमला जी दुखी होकर अपने कमरे में आती है और रीना की माँ को फोन लगाती है। बहन जी, आज जरा घर आ जाइए, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्यों नहीं, मैं कल दोपहर तक पहुंचती हूँ। अगले दिन दोपहर में सरोजी रीना के ससुराल पहुंच जाती है। रीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ मम्मी।
ये क्या हाल बना लिया है तूने? चेहरा उतर गया है, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। बहन जी, यही बात तो आपको दिखानी थी। सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। बहन जी, मुझे लगता है आपने अपनी बेटी को गलत बात सिखा दी है। मैं समझी नहीं। बहू, अब तू ही बता। मम्मी, मैं हमेशा डरती रही, कहीं कोई मुझे आलसी ना कह दे। बेटा, इसलिए मैंने सब काम अपने ऊपर ले लिए। मुझे लगा जितना ज्यादा काम करूंगी उतनी अच्छी बहू कहलाऊंगी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। मेरी बैटरी खत्म हो गई है मम्मी, सच में खत्म हो गई है। यही तो मैं समझाना चाहती थी। बेटा, आलसी होना गलत है, लेकिन खुद को खत्म कर लेना वो भी गलत है। अच्छी बहू वो नहीं होती जो अकेले पूरा घर उठा ले। अच्छी बहू वो होती है जो परिवार के साथ मिलकर घर चलाए। बिल्कुल सही। मुझे काम करने वाली पत्नी नहीं, खुश रहने वाली पत्नी चाहिए। बहन जी, गलती मेरी थी। नहीं बहन जी, आपकी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को डर सिखा दिया। मैं चाहती थी कि इससे ससुराल में कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसने मेरी बात को इतना दिल पर ले लिया कि खुद को ही भूल गई। बेटा, मुझे माफ कर दे। मम्मी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है कोई खास मेहमान आया है। दरवाजा खुलता है और कांताबाई घर के अंदर आती है। राम राम। अरे कांताबाई, मैंने कहा था ना 1 महीने में वापस बुलवा लोगे तुम। कमला भाभी ने खुद फोन करके मुझे बुलाया है। कांताबाई जीत गई। आप सही थी। बाबू जी, घर चलाना और खुद को थका देना दोनों अलग बातें होती है। बेटा, आज एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में किसी को आलसी लोग पसंद नहीं आते, लेकिन किसी को ऐसी बहू भी पसंद नहीं आती जो खुद को तकलीफ देकर सबको खुश रखने की कोशिश करे। परिवार का मतलब है साथ मिलकर जिम्मेदारियां निभाना और अपने लिए भी समय निकालना। आज मुझे भी एक सीख मिल गई। और मुझे भी। आज के बाद मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और मैं कल से वापस काम पर आ रही हूँ। आखिर असली हीरो की एंट्री हो ही गई। सब जोर से हंस पड़ते हैं।